निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगी मैं। निरंजन जी, आपको क्या लग रहा है, क्या यही वजह है जिस तरीके से अभी अनुज जी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बयानबाजी यहाँ पर हुई, एक बार फिर से बीजेपी ने अपने आप को उठाया, क्योंकि लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी उसके हौसले बुलंद दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसने जीत नहीं हासिल की, लेकिन काफी अच्छी बढ़त बनाई थी। तो आपको लगता है कि तब से और अब में काफी फर्क आया है, बीजेपी ने अपने आप को बेहतर साबित करने की एक बार फिर कोशिश की है और वो कामयाब भी होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए जाहिरा जी, मैं इनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कटोगे बटोगे नारा दिया है या भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया, तो मेरा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 जो थे उसके अंदर तो आपने देखा होगा कि ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा कर दी थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा था कि आपके मंगलसूत्र चुरा के ले जाएंगे। यहां तक के भाषा की जो मर्यादा है वो यहां तक नीचे चली गई थी कि प्रधानमंत्री जैसा एक सुशोभित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जब सार्वजनिक सभा में ये कहे कि आपकी एक भैंस खोल करके ले जाएंगे, तो इससे बड़ा ध्रुवीकरण का और क्या, ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। लेकिन जनता ने नहीं माना। वास्तविकता यह है जाहिरा जी कि जो भारतीय जनता पार्टी, चाहे हरियाणा की बात करूं, चाहे आज महाराष्ट्र और झारखंड की बात करूं, अगर भारतीय जनता पार्टी आज दोबारा से पुनरावृत्ति कर रही है तो इसके पीछे सबसे बड़ा श्रेय मैं देता हूं कि कांग्रेस और कांग्रेस के रणनीतिकारों को। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आप पहले एक लोकसभा चुनाव का मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद में विधानसभा चुनाव का मूल्यांकन कीजिए। जिस तरीके से हरियाणा के अंदर चुनाव पूर्व ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पिछड़ रही है और कांग्रेस वहां बड़ी मेजोरिटी के साथ सत्ता प्राप्ति करने के लिए जा रही है, तो आपने देखा होगा कि जो वर्तमान में महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर हुआ है लगभग समान ऐसे ही जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रॉक्सी पैदा कर रखे हैं, चाहे वो मौलाना सज्जाद कवानी हो, चाहे मौलाना लाहिरी हो, चाहे ये तमाम जिस तरीके के जो ये कांग्रेस ने अपने प्रॉक्सी पैदा कर रखे हैं, और इनको और इसके अंदर कुछ यूट्यूबर पत्रकार जो सारे दिन सनसनीखेज खबरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनकी खबरों के अंदर जो सच्चाई होती है वो मात्र समझ लीजिए तनिक भर भी नहीं होती। कोई संयोग बस कोई बात मिल जाए तो मिल जाए, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस क्षेत्र में छोड़ देती है, जिसका परिणाम ये होता है कि क्षेत्र के अंदर काम के ऊपर चर्चाएं नहीं होती, क्षेत्र के ऊपर मुद्दों पे चर्चाएं नहीं होती। जी बिल्कुल। निरंजन पोद्दार जी, इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी ने इल्जाम लगाया था कि जो पुलिस वाले हैं वो खवातीन के आई कार्ड चेक करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जबकि हमने और भी ज्यादा गलत चीजें होती हुई देखी चुनावों में कि लोगों को वोट देने तक से रोका गया है वहां पर। तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के पीछे क्या वजह है, कहां पर कमी रह जा रही है? क्या ये जो अधिकारी हैं इन्हें किसी का डर नहीं है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है अगर ये ऐसे काम करते हैं तो? देखिए जाहिरा जी, मेरा ये मानना है कि अगर आप गलत बस पकड़ेंगे तो गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे, आप अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। और जो आज की तारीख के अंदर मैं देख रहा हूं कि विपक्ष लगातार जब भी गलत स्टेशन पे पहुंचता है तो वो उस समय ये नहीं देखता है कि हमने गलत बस पकड़ी, वो उस समय ये कहता है कि हमें गलत जगह उतार दिया। और मेरा यह मानना है कि जिस तरीके से चाहे आप ऐसा कौन सा काल खंड रहा है कि जब चुनाव के अंदर विवाद नहीं हुए हैं, जब बैलेट बॉक्स से चुनाव होते थे उस टाइम क्या बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं नहीं होती थी, उस समय क्या मारकाट नहीं होती थी, उस समय क्या चुनावी हिंसा नहीं होती थी, उस समय क्या चुनाव नहीं रोके जाते थे। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो घटनाएं हैं छिटपुट घटनाएं हैं, ये और इसके अंदर जो व्यवधान है, ये व्यवधान शुरू से जब से हमारा चुनावी राजनीतिक तंत्र बना है तब से व्यवधान उत्पन्न होते हुए आए। आज तक का एक विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा चुनाव मुझे कोई बता दे कि जिसके अंदर किसी बूथ के ऊपर किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, किसी प्रकार का कोई इल्जाम ना लगा हो। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या है? वास्तविकता ये है कि हम ये तो कहते हैं कि कुछ लोगों को वोट डालने से रोका गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो जिस तरीके से एक जैसे उत्तर प्रदेश की बात करूं 9 विधानसभा सीटों पे
किसी पे 1.25 लाख वोट डले हैं, किसी पे 1.5 लाख वोट डले हैं, किसी पे जी। 2 लाख वोट भी डले हैं। तो क्या वो वोट डालने दिए गए हैं ना? यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, 1.5 लाख वोट डल गए, लेकिन अगर 20 लोगों ने बोल दिया कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया, तो हमने एक ऐसा वातावरण का निर्माण कर दिया। वास्तविकता जाहिर, लेकिन देखिए निरंजन पोद्दार जी, बात यह है ना कि भले ही वो 20 लोग हों चाहे एक शख्स हो, किसी का हक तो हक होता है और उसका हक छीनना नहीं चाहिए। और इसी पर चर्चा भी लगातार हम कर रहे हैं। निरंजन पॉटर साहब भी बने हुए हमारे साथ चर्चा में। निरंजन साहब, आपका रुख यहाँ पर करेंगे, जो भी ये टैली कह रहा है कैसे देखते हैं इसे, कैसे समझा जाए? देखिए इरम जी, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति रही है पिछले 5, 7, 10 वर्षों के अंदर, उसको भी एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं बात अगर मैं झारखंड की शुरू करूं, तो आप ये समझ के चलिए कि जो आज के 1-1.5 साल पहले जो हेमंत सोरेन को जो वहां झारखंड के अंदर ग्राफ गिरता जा रहा था, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो इनकी वो जो चमक है या इनका जो जनता के प्रति जो इनका आकर्षण है, वो कहीं ना कहीं इनका अब घटता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती करी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से इनको ईडी से उठवा करके जेल भेजा और जेल में रखा, जिसका परिणाम ये है कि उनका जो गिरता हुआ ग्राफ है वो वापस ऊपर चढ़ा। अब भारतीय जनता पार्टी को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, सरकार को ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि आप केंद्र के अंदर है और लगातार आप नए नए कानून बना रहे हैं। तो अगर आप वास्तव में भ्रष्टाचार के खिलाफ है और वास्तव में आप ये चाहते हैं कि आप ये समझाना चाहते हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस की नीति है, तो ऐसे कानून लाइए जिसके अंदर 6 महीने 12 महीने के अंदर तुरंत प्रभाव से फैसले हो। यानी कि जो भी आरोप लगे उस आरोप की जांच हो और 1 साल के अंदर अंदर उसका पटाक्षेप हो जाए। लेकिन कानून आपके पास पुराने वाले ही हैं, जिनके अंदर जांच चल रही है, सालों साल जांच चल रही है, और उठा करके आप उनके अंदर कड़ाई आप यूएपीए लगाएंगे या उसके अंदर आप खेमा लगा करके आप ऐसे कड़े कानून कर देंगे कि किसी भी व्यक्ति को सालों साल जेल में रखेंगे, लेकिन कानून का उसे मुकदमे का फैसला नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जमानतें मिलेंगी और ये आरोप जिस तरीके से लगाए जाते हैं, और उसके बाद में जो चाहे दिल्ली के मामले में हो, चाहे वो झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन के मामले में हो, तो मेरा यह मानना है कि आपको इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। वास्तव में अगर आप किसी को दंडित करवाना चाहते हैं और अगर आप किसी को प्रताड़ित करवाना चाहते हैं, तो जिस तरीके से झारखंड की जनता आज कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। अब कई लोग इसके अंदर कहते हैं कि वो जो अम्मा सम्मान योजना है उसका लाभ मिला, लेकिन मेरा तो इसके अंदर एक मत भिन्नता है। मेरी मत भिन्नता ये है कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार थी और अशोक गहलोत जी ने जितना जनता को दिया, आप निश्चित रूप से इस चीज को मान के चलिए कि पिछले राजस्थान के स्वतंत्र इतिहास में 62 वर्षों में आज तक जितना किसी सरकारों ने दिया उससे कई गुना अशोक जी ने दिया, अशोक गहलोत जी ने दिया। कभी सुना है आपने कि 28 जिलों से सीधे 53 जिले कर दिए गए एक झटके के अंदर? यानी कि कहने का तात्पर्य उतना देने के बावजूद भी वो हार क्यों गए? लेकिन वास्तविकता ये है कि जनता के मन में एक भावनात्मक चीजें कुछ जो आपका जो कृत्य है वो जनता उसको स्वीकार करती है, जनता उसके ऊपर विश्वास कितना कर पाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। अब दूसरी बात, महाराष्ट्र की बात करें तो इरम जी, मेरा यह मानना है कि यहाँ पे विपक्ष को कम से कम बैठ करके सोचना पड़ेगा। मैं पूर्व में भी कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनावों को पोलराइज करने का प्रयास करती है, लेकिन उसके अंदर जो बीजारोपण है वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, कांग्रेस और उनका जो गठबंधन सहयोगी है, वो कहीं ना कहीं अपने प्रोक्षियों के द्वारा एक पोलराइजेशन का एक बीजारोपण करते हैं। और हम देखिए, मानविक प्रकृति ये है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कि जब आप एक चीज की क्रिया करते हैं उसके बाद में जो प्रतिक्रिया होगी वो कहीं ना कहीं उससे बढ़कर के होगी। तो यही स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप काम की बात करेंगे, महाराष्ट्र के अंदर हर एक व्यक्ति कह रहा है कि लाड़की बहन योजना जो है वो कामयाब होगी। अगर इतनी सारी चीजें सक्सेस होती तो मुझे एक बात बताइए कि जिस तरीके से जो सत्ताएं बदल रही हैं, वो सत्ताएं फिर बदलती क्यों? कौन सी सरकार आज ये मुफ्त की योजनाएं चलाने में पीछे रह रही है? तो कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना सा है कि यहाँ पे
अब राजनीति का जो डिस्कोर्स बदल रहा है, इसको सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर अपने आप में जो कमियां हैं उन कमियों को पहचान करके उनको दुरुस्त करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। निरंजन पॉडर साहब, आपका एनालिसिस क्या कहता है कि लोकसभा चुनाव में जब इन्हीं के हक में नतीजे आए थे तब ये नतीजे बेहतर थे, अब इस पर सवाल उठा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए हिरम जी, मेरा तो एक चीज और मानना है कि संजय राउत को सबसे पहले तो रोक करके उनको पत्रकारों को ये बात पूछनी चाहिए कि 36-37 वर्षों तक आप भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पार्टनर थे, तो भारतीय जनता पार्टी जब गड़बड़ करती थी ईवीएम के अंदर या उसने कोई भी सेटिंग कर रखी थी, तो वो एक अकेली अपने ही मतलब अपने सहयोगी पार्टनरों को भी उन्होंने कभी कोई पासवर्ड वगैरह बताया नहीं या उनको वो तकनीक बताई नहीं थी, या वो स्वयं अपने कमरे में बैठ करके चुपचाप कर लेते थे। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव के अंदर बम्पर जीत करके आए थे, क्या उस टाइम भी कोई ईवीएम में सेटिंग थी या कोई किसी प्रकार की कोई गड़बड़ थी? अरे संजय रावत जी का तो मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि किसी भी कायनात के अंदर यानी कि किसी भी साम्राज्य को दबोने के लिए एक संजय रावत जैसा सलाहकार काफी है ईरम जी। बस बशर्ते जो उस साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो उसके ऊपर आंख मीच करके भरोसा कर ले। उसके बाद में ऐसे हमने बहुत साम्राज्य इतिहास भरा पड़ा है कि ऐसे कुछ सलाहकारों की वजह से बड़े बड़े साम्राज्य ढह गए। और आज भी अगर उद्धव जी को यह बात समझ में नहीं आती है, मेरे हिसाब से सबसे पहले आज उद्धव जी को संजय रावत को अंदर लेना चाहिए, अपने कमरे के अंदर बुला करके और उनको कहे कि चुप पूरे दिन यहाँ बैठ के रखो, बैठोगे तुम, आज कुछ भी नहीं बोलोगे। लेकिन अभी भी अगर उनको संजय रावत के जो जिसको कहते हैं निम्नतम स्तर के जो तर्क हैं, अगर उनको वो समझ में आते होंगे और वो उनको अगर आज भी अगर वो उनको अप्रूव करते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बाला साहब ठाकरे की जो एक विरासत थी उसका उत्तराधिकारी बनने के लायक उद्धव ठाकरे और उनकी टीम रही है। ये बात इसलिए कह रहा हूं ईरम जी, आप एक चीज समझिए कि 2019 के अंदर जब इनका सीटों का बंटवारा होने लगा था, उस समय जिस सिंहासन के अंदर मातोश्री के अंदर बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे, उद्धव जी ने कहा कि फैसला तो इसी सिंहासन पर बैठ करके होगा। और अमित शाह अपने आप का, जिसको उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, गृह मंत्री भी थे, और उसके बावजूद वो अपने आप को नीचा दिखा करके और मातोश्री गए और उनके सामने उस सिंहासन के सामने बैठ करके उन्होंने समझौते किए। वो उद्धव ठाकरे इस बार आपने देखा होगा कि कैसे लोगों के दर दर भटकते हुए घूम रहे थे दिल्ली के अंदर, चाहे राहुल गांधी जी के घर पे गए, चाहे सोनिया जी के घर पे गए, चाहे दिग्विजय सिंह जी के घर पे गए, चाहे केशव वेणुगोपाल के घर पे गए। तो ऐसा क्या हो गया था उनको? तो क्या जनता इन चीजों को देख नहीं रही है? क्योंकि राजनीति के अंदर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, राजनीति के अंदर आपका जो ओरा होता है, जनता कहीं ना कहीं उससे भी कनेक्ट होती है। तो जो बाला साहब ठाकरे साहब का जो ओरा था, कहीं ना कहीं उस ओरे को उद्धव ठाकरे ने निस्तानाबूद कर दिया। केवल और केवल हमारे यहाँ एक रामायण के अंदर चौपाई है, काम क्रोध मद लोभ समय नाथ नरक के पंथ। तो जिस तरीके से काम, क्रोध, मद यानी कि नशा और लोभ यानी कि लालच, तो ये तो चारों चीजें आ गई इनके अंदर, एक ही व्यक्ति के अंदर। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी में चार में से एक चीज भी अगर किसी में समाहित हो गई तो उस व्यक्ति का विनाश की तरफ वो चल पड़ता है। और इनके अंदर तो चारों चीजें आ गई, काम इनके अंदर आ गया, क्रोध इनके अंदर आ गया, मद यानी नशा इनमें आ गया और लोभ यानी लालच इनमें आ गया। और उसके बावजूद आज आकर के अगर जनता को ये गुमराह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता के मन में एक विश्वास डगमगा करके, जनता का विश्वास हनन करके, ये कहीं ना कहीं जनता को ये चाहते हैं कि बांग्लादेश की तरह जनता सड़कों पे उतरे। और ये चीज आपको ये चीज भी समझनी चाहिए ईरम जी कि अगर ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है तो कौन सी व्यवस्थाएं ठीक है? क्या संजय रावत जी ये बात कह देंगे कि जनता का सबसे प्रिय आदमी ये है, क्या उसी का राज तिलक कर देना चाहिए, उसी को शपथ दिला देनी चाहिए? संजय रावत जी निर्णय कर देंगे कि किस आदमी को जनता चाहती है, किस आदमी को जनता नहीं चाहती, क्या ये व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए? तो कैसी बातें कर रहे हैं। और मैंने आपको प्रारंभ में भी कहा था
कि जब आप गलत ट्रेन पकड़ेंगे तो गलत स्टेशन पे पहुंचेंगे। और आज भी ये बार बार गलत स्टेशन पे पहुंच रहे, एक ही पत्थर से बार बार ठोकर खा रहे, उसके बावजूद ये अपने आप के अंदर सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इसके अंदर तो क्या ही कहा जा सकता है। बाकी कि जिस तरीके से एक चीज और इनको समझनी पड़ेगी, कम से कम विपक्षी दलों के लिए मैं कह रहा हूं कि उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो भारतीय जनता पार्टी की पिच पे अगर आकर के वो अगर चुनाव लड़ते हैं तो कभी भी वो भारतीय जनता पार्टी से जीतने में सक्षम नहीं रहेंगे। जिस तरीके से आज की तारीख में 2 चुनाव हुए, झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चाहे घुसपैठियों का मामला लेकर के, चाहे किसी प्रकार से वहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सधी हुई राजनीति की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का उस ध्रुवीकरण का जो ध्रुवीकरण का प्रयास था, उसके अंदर कहीं ना कहीं उन्होंने तेल नहीं डाला, यानी कि वो अपने सधे हुए बयान देते रहे। उसका परिणाम आज आपको झारखंड के अंदर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रही थी वह मतदाताओं को, और विपक्ष और उसके प्रोक्सी, मेरी बात का पूरा ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ यूट्यूबर पत्रकार हो, चाहे कुछ जिसको कहते हैं धर्म विशेषज्ञ हो, चाहे कुछ स्कॉलर हो, चाहे कुछ मुफ्ती हो, चाहे कुछ मौलाना हो, जिस तरीके से वहां जाकर के उन्होंने कहा कि इतिहाद सारे के सारे इकट्ठे हो जाओ, दीन के नाम पे इकट्ठे हो जाओ, तो उस क्रिया की प्रतिक्रिया ज्यादा बड़ी हुई, वो परिणाम आपके सामने है। ठीक है। बहरहाल तमाम अपडेट्स लगातार अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इस चर्चा में आप हमारे साथ शामिल हुए हैं।